हेलो जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। नर्स्ड इक्वेशन जो है, ये नर्स्ड इक्वेशन, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम पढ़कर आ चुके हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो F2 फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और 2 फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया ऐसे, और इसका ई नॉट निकाल लिया हमने। ई नॉट आर पी वो आया 2.87 वोल्ट, लाइक दिस वन, सभी का है। अब यहाँ जो ई नॉट वैल्यू है वो तभी वैलिड है जब हमारे पास यहाँ 1 मोलर कंसंट्रेशन हो और गैसेस हैं तो 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार का प्रेशर हो, तभी वैलिड है। लेकिन अगर गैस का प्रेशर अलग हो या कंसंट्रेशन अलग हो या दोनों अलग हो, तब हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है ये नर्स्ड की इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन। तो वी हैव assumed in the previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity. This need not be always true. Nernst showed that for the electrode reaction. तो मान लो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन दी है जिसमें हमने एक मेटल लिया, मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन में, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए n नंबर और मेटल सॉलिड में बदल गया। अब यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, या कहें कि हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, स्टैंडर्ड नहीं। मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, सी मोलर, कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है। तब नर्स इक्वेशन कहता है कि ई मेटल आयन टू मेटल, मतलब रिडक्शन, इज इक्वल टू ई नॉट, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होगी मेटल आयन टू मेटल, माइनस आर टी ओवर एन एफ लॉग बेस ई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन आती है नर्स्ड इक्वेशन। हमें ये निकालना है, ये वैल्यू नोन होती है, टेबल से देख सकते हैं, गिवन होती है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ई एम एन प्लस से एम एन रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड माइनस आर टी ओवर एन एफ लॉग बेस ई। प्रोडक्ट साइड है मेटल सॉलिड और रिएक्टेंट साइड है हमारे पास मेटल आयन। ये अब हम जानते हैं कि जो मेटल सॉलिड होती हैं या मेटल्स हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, उनकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी लेते हैं। तो इन प्लेस ऑफ मेटल सॉलिड जहाँ भी हो उसको हम 1 प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये रही हमारे पास वो पर्टिकुलर इक्वेशन जहाँ हमने मेटल की कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लिया है। सेम इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पर जो डिनोमिनेशंस यूज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर n वैल्यू है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स प्रोसेस। अगर कोई सेल है, रिडॉक्स प्रोसेस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन तो 2 का लॉस, या 3 का लॉस तो 3 का गेन, 1 का लॉस तो 1 का गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो लॉस और गेन है वो बराबर होना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर F है फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू तो है 96487 कूलम पर मोल, या कूलम है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम ले लेते हैं, इतनी वैल्यू है। और टेम्परेचर एज सच वेरिएबल होता है, लेकिन हम टेम्परेचर को फिक्स मानकर चल लेते हैं। टेम्परेचर को हम फिक्स मान लेते हैं यहाँ पर 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर वेरिएबल है, किसी भी रिएक्शन के n वेरिएबल नहीं है, किसी भी रिएक्शन के f वेरिएबल नहीं है, और एक रह गया r गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये सब यहाँ पर स्पीशीज आपको दिए हैं, already we defined R is the gas constant, F is a Faraday constant, T is the temperature in Kelvin, and M square bracket में is the concentration of the species in molarity, molar concentration। अब यहाँ पर आपको पहले सेल दिए हैं,
तो हम पहले उसी सेल को लिख लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स यू द कॉपर प्लस जिंक प्लस 2। तो हमारे पास है, एक है कॉपर प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया और बदल गया कॉपर में। जिंक से जिंक आयन बने और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो ये लॉस और गेन बराबर है, जब हम जोड़ेंगे रिएक्शन को तो इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, कॉपर प्लस 2 प्लस जिंक गिव्स यू द जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। ये एक सेल रिएक्शन हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। अब हम आधी आधी रिएक्शन के लिए अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज़ करें, यानी रिडक्शन पोटेंशियल को यूज़ करें, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर की फॉर्मेशन ये है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ई ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस आर टी ओवर एन। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2। एफ एल एन प्रोडक्ट साइड है हमारे पास कॉपर, जिसकी कंसंट्रेशन हमने यूनिटी ले लेनी है, डिवाइड बाय द कॉपर प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन। ये बन गई इक्वेशन। और ये कंसंट्रेशन हम कितनी ले लेंगे 1। फिर दूसरा भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, मतलब हमें लिखना है जिंक प्लस 2 गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ई ऑफ जिंक प्लस 2 से जिंक इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 टू जिंक माइनस आर टी ओवर एन एफ। एन यहाँ पर इस बार भी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन। एल एन प्रोडक्ट साइड है हमारे पास जिंक मेटल, डिवाइड बाय द जिंक आयन कंसंट्रेशन। ये 2 हाफ, ये यूनिटी ले ली, ये 2 हाफ हमने नर्स इक्वेशन लिख ली। हाफ मतलब इसलिए क्योंकि हमने एनोड वाला अलग लिख लिया और कैथोड वाला अलग लिख लिया। अब अगर हम एनोड और कैथोड को जोड़ दें तो हमें सेल मिलेगा। एनोड और कैथोड को सम अप करें तो हमें सेल मिलता है। तो जब हम सेल का पोटेंशियल लिखते हैं तो हम सेल का पोटेंशियल यहाँ आपको बता सकते हैं, जब हम ई सेल लिखेंगे या ई नॉट सेल लिखेंगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखेंगे। कैथोड वो जहाँ रिडक्शन होगा और एनोड वो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा। तो हमारे पास ये 2 हैं। और अगर हमें ई सेल निकालना है तो हमें ई कैथोड जहाँ एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है हमारा यहाँ पर, और सेल के हिसाब से ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देखो। लेकिन इसका भी हमें कौन सा पोटेंशियल लेना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें अब एक्चुअल में इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ई सेल निकालेंगे तो माइनस करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 2 को, क्योंकि ये हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड और ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो अगले पेज पर, अगले पृष्ठ पर आपको ये कहानी मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा सेल का पोटेंशियल, जैसा हमने कहा ई कैथोड माइनस ई एनोड। दोनों कौन से पोटेंशियल दिखे हैं, देखो आरपी लिखा है, देखो आरपी लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हम क्या करते हैं, उस रिडक्शन पोटेंशियल को या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम माइनस कर देते हैं इक्वेशन को। तो हमें इक्वेशन याद है, आप भी चाहे तो पेज टर्न करके देख सकते हैं। वो हो गई ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन 1 ओवर कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन माइनस ई नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 से जिंक, और पूरी इक्वेशन हम माइनस कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए पहले हम ये पूरी इक्वेशन लिखते हैं, माइनस आर टी ओवर 2 एफ एल एन 1 ओवर जिंक प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन, ऐसे होगा। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी प्लस हो जाएगी, इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2, यहाँ प्लस 2 रह गया था, कोई नो बात नहीं है, माइनस आर 2 ओवर एन एफ एल एन 1 ओवर कॉपर प्लस 2, और ये हो गया माइनस ई नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 जिंक, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया आर टी एल एन 1 ओवर जिंक प्लस 2। तो ये देखो, ये इक्वेशन आ गई हमारी।
या कहें अभी तो ये इक्वेशन आई है। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ से अब हमारे पास कुछ कॉमन टर्म है, जैसे एन एफ, यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ हम 2 लिखेंगे, तो आर टी ओवर एन एफ हमारे पास हो जाएगा कॉमन। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो गया ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 टू जिंक, ये तो एक वैल्यू है। और अब हमने क्या किया, माइनस आर टी ओवर 2f को कॉमन ले लिया, तो माइनस आर टी ओवर 2f को कॉमन ले लिया, ठीक है, ऐसे करके। तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास यहाँ पर माइनस आर टी ओवर 2f को कॉमन लिया, तो हमारे पास बचता है एल एन 1 ओवर कॉपर प्लस 2, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस एल एन 1 ओवर जिंक प्लस 2, ऐसे ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं ई सेल, अब इतनी टर्म हो गई हमारे पास ई नॉट सेल के बराबर, क्योंकि ई नॉट सेल भी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होगा, ये रहा कैथोड और ये रहा एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों के, माइनस माइनस आर टी ओवर 2f। अब हमारे पास इक्वेशन बनती है, हम लिख सकते हैं इसको एल एन 1 ओवर कॉपर प्लस 2, और यहाँ हम अगर इसको कर दें प्लस, तो एल एन जिंक प्लस 2, माइनस साइन प्लस होते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम जानते हैं लॉग m इंटू एन की वैल्यू क्या होती है, वो होती है लॉग m प्लस लॉग n, तो ये उसी टर्म में आ गया हमारे पास, ये इस टर्म में है। वापस इस टर्म में जाने के लिए क्या करना है, इस टर्म में जाने के लिए हमें लिखना होगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर 2f, और ये हो गया एल एन, m हो गया 1 ओवर कॉपर प्लस 2 इंटू जिंक प्लस 2, ये n हो गया हमारे पास, n ये टर्म हो गई और m टर्म ये हो गई। तो अब पूरी इक्वेशन हम यहाँ अलग कलर से लिख देते हैं, और ये हो गई ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर 2f एल एन जिंक आयन कंसंट्रेशन बाय द कॉपर आयन कंसंट्रेशन। इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन डेनियल सेल का बन गया, ये रहा। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किन किन फैक्टर पर डिपेंडेंट है, ये आर पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ये एफ पर भी डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि फैराडेज कांस्टेंट होता है। ये ई नॉट पर भी डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ई नॉट सेल भी कांस्टेंट है। ये अब डिपेंडेंट है इस टी वैल्यू पर और इन कंसंट्रेशंस पर। तो जो सेल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इन दो पर डिपेंडेंट होता है। इफ वी सी दैट ई सेल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कॉपर एंड जिंक आयन, यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखा है लेकिन इट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एज वेल, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ओके, चलिए ये तो हम आगे पढ़ सकते हैं कि क्या इंक्रीज होता है और क्या डिक्रीज होता है। साइन नेगेटिव है तो किसके साथ बढ़ेगा, किसके साथ कम होगा, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन बनी थी यहाँ पर ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर 2f एल एन जिंक आयन कंसंट्रेशन बाय द कॉपर आयन कंसंट्रेशन। आप चाहें तो इसको माइनस साइन की जगह प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज़रा ध्यान रखिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। कॉपर आयन कंसंट्रेशन बाय द जिंक आयन कंसंट्रेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं।
हमने इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बदला तो रेसिप्रोकेट हो गई लॉग की वैल्यू। अब देख सकते हैं कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन है उस पर सेल पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जिंक आयन पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, मतलब जैसे जैसे जिंक आयन कम होगा सेल का पोटेंशियल कम होगा, जैसे जैसे कॉपर आयन कम होगा सेल का पोटेंशियल भी कम होगा, जैसे जैसे जिंक आयन बढ़ेगा सेल का पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। सेल का पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर अपनी इस रिएक्शन को फिर से देख लें तो हमारी इक्वेशन थी जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स यू द जिंक 2 प्लस कॉपर, ये थी। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी जिंक आयन बनता चला जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और ये अगर इंक्रीज होगा तो सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इन्वर्स है, ये देखो, देख सकते हैं इन्वर्स है। साथ ही साथ कॉपर आयन की कंसंट्रेशन यूज़ हो रहा है, रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ये देखो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो सेल पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। मतलब ओवरऑल जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होना ही है, सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो सेल धीरे धीरे काम करता जाता है और उसके बाद काम करना बंद कर देता है और जब सेल काम करना बंद करता है तो सेल का पोटेंशियल हो जाता है ज़ीरो, ईएमएफ ऑफ द सेल इज़ ज़ीरो, राइट। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम आ जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में और नेट आपको फिर उससे पोटेंशियल नहीं मिलता, हमारा सेल ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या तो हम उसको बदल देते हैं अगर चार्जेबल नहीं है और चार्जेबल है तो हम उसको चार्ज करते हैं। अभी इसमें एक चीज़ रहती है डिस्कशन के लिए और वो क्या चीज़ है? देखो वो है हमारे पास वैल्यूज़। अब हम क्या करते हैं कि हम R की वैल्यू, T की वैल्यू और ln बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। F की वैल्यू रखेंगे, जो जब हम सब वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT, F और ln, इन सब की वैल्यू रखें तो वैल्यू आती है 0.0591 बाई, इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग बेस 10 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे जिंक आयन कंसंट्रेशन बाय द कॉपर आयन कंसंट्रेशन। ओवरऑल सेल रिएक्शन भी हम जानते हैं, अभी फिर से लिख सकते हैं जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स यू द कॉपर प्लस जिंक प्लस 2। कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस नर्स्ड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ई सेल इज इक्वल्स टू, क्या हो रहा है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग बेस 10। जिंक आयन क्या था? प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और कॉपर आयन क्या है? रिएक्टेंट बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हम लिखेंगे जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 इज इन इक्विलिब्रियम विद द कॉपर प्लस जिंक आयन कंसंट्रेशन, और उस कंडीशन को हम बोल देंगे कि हमारा जो सेल का पोटेंशियल है वो कितना हो गया? 0 हो गया, राइट। अब इसको आगे हम यूज़ करते हैं। ये इतना बड़ा सा क्या आ गया? ये भोकाली हो गया। चलो ठीक है, तो कोई भोकाल नहीं है, आराम से कर लेंगे। देखो इसमें उसी नर्स इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो। जैसा हमने शुरू में आपसे कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम लेने हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड। यहाँ एक इक्वेशन आपको लिख कर दी है, सेल बना कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि निकल सॉलिड से निकल आयन बन रहा है एक्वस सॉल्यूशन में +2, और यहाँ सॉल्ट ब्रिज हो गया Ag प्लस एक्वस मोनो पॉजिटिव से Ag सॉलिड बन गया। तो अगर हम पूरी रिएक्शन को सम अप करें, चलिए आधी आधी लिखते हैं। पहले क्या जा रहा है हमारा? जा थोड़ी रहा है, ये रहा, ये है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और दूसरा है सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर मेटल में बदलेगा, ऐसे। अब अगर हम रिएक्शन को सम अप करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है
तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन है। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर करने के लिए हम इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, या आधा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, गिव्स यू द निकल प्लस 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ Ag, ऐसे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। और इस केस की अगर हम ई सेल लिखेंगे तो ई सेल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, एन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, लॉग बेस 10। अब प्रोडक्ट साइड है हमारे पास निकल आयन की कंसंट्रेशन, निकल प्लस 2, ऐसे। सिल्वर मेटल सॉलिड है तो यूनिटी हो जाएगी, डिवाइड बाय सिल्वर आयन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गोज टू पावर, ऐसे जाता है जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और निकल सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन भी हम यूनिटी कर लेते हैं, राइट। और अब इस इक्वेशन को ही यहाँ थोड़ा जनरलाइज कर दिया है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। जैसे A मोल्स ऑफ A कंबाइन विद द B मोल्स ऑफ B फॉर्म C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। तो जो भी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में लिख देंगे। तो हम यहाँ फिर से लिख सकते हैं दैट इज A मोल्स ऑफ A कंबाइन विद द B मोल्स ऑफ B टू फॉर्म C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। अब ये हमें ये तो बताया नहीं इसमें कि कोई गैस है, लिक्विड है, आयन है, क्या है। तो हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं इसकी, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, लॉग बेस 10। प्रोडक्ट साइड क्या है हमारे पास, C की पावर C। प्रोडक्ट साइड क्या है हमारे पास, D की पावर D। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गोज टू देयर पावर, A की पावर A एंड B की पावर B, ऐसे चला जाता है। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये लिखा है देखिए, यहाँ ln लिखा है, हमने पूरी वैल्यू को लिख दिया है यहाँ पर। इस तरीके से आप ln ही टर्म में लिख सकते हैं, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT ओवर NF ln C की पावर C इंटू D की पावर D बाई A की पावर A इंटू B की पावर B, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट वैल्यूज़ तो हमें पुट करनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्यों क्या है ये भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल। अब सबसे पहले जैसा हमारा ट्रेंड है, हमें गिवन है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बन रहा है, ऑक्सीडेशन है, सिल्वर आयन से सिल्वर बन रहा है। और एग्जामिनर ने या क्वेश्चन ने या एनसीईआरटी ने बैलेंस करके दी है, आपको मेहनत बचाई है थोड़ी आपकी। कैलकुलेट्स इट्स ई सेल, ई नॉट सेल भी दे दिया, पकड़ा दिया आपको ई सेल निकालना है। तो बेटा बहुत आसान हो जाता है जब हम देखेंगे कि हमने मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस 2 बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और Ag प्लस ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स ऑफ Ag। ये हो गया हमारी पूरी रिएक्शन। तो यहाँ से हमें n पता चलता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व बोला है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस तो 2 गेन। तो n की वैल्यू 4 नहीं 2 लिखेंगे आप, जो इतने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, राइट। तो अब अगर हम ई सेल लिखें तो ई सेल हो गया हमारे पास ई नॉट सेल, जिसकी वैल्यू दे दी है आपको, माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10। अब प्रोडक्ट साइड है हमारे पास, प्रोडक्ट साइड अगर रिएक्शन को समअप कर ले तो हमें प्रोडक्ट साइड मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस मैग्नीशियम, ई का हो ई का है मैग्नीशियम, गिव्स यू द Mg प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ag। तो प्रोडक्ट साइड लिखेंगे हम Mg प्लस 2, सिल्वर मेटल नहीं लिखेंगे, यूनिटी है, डिवाइड बाई Ag प्लस का होल स्क्वायर, मैग्नीशियम भी नहीं लिखेंगे, जस्ट प्लेस द वैल्यूज़। तो ये हो गया ई नॉट सेल 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2, ये राइट, लॉग बेस 10। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन दी है आपको 0.130, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है 1 2 3, 0 के बाद पॉइंट के बाद 3 0, फिर 1, इसका स्क्वायर, जिसको आप 10⁻⁴ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
अब थोड़ा लॉग को देखना भी आना चाहिए और वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 3.17 माइनस 0.21 विच इज़ इक्वल टू 2.96 वोल्ट, ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम इतना मानते हैं कि ये आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व, ठीक है भाई। ये था पार्ट हमारे पास किसका, नर्स्ड इक्वेशन का, हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। अभी हमने एक बात आपसे कही इक्विलिब्रियम की, जब सेल का पोटेंशियल ज़ीरो होगा सेल से कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा, और उसी को अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो यही कहा गया है, इफ़ द सर्किट इन द डेनियल सेल, फिगर 3.1 वो बहुत पहले से पढ़ाते चले आ रहे हैं, डेनियल सेल की, क्लोज देन वी नोट दैट द रिएक्शन जिंक से जिंक आयन बन रहा है, कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, टेक्स प्लेस एंड एज टाइम पासिस द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता जाएगा, while the concentration of copper ion keeps on decreasing। लेकिन जो इसका E सेल है वो तो डिक्रीज ही होगा, E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 log base 10 जिंक आयन कंसंट्रेशन बाय द कॉपर आयन कंसंट्रेशन। यहाँ साइन नेगेटिव है, यानी जिंक के इन्वर्स है और कॉपर के प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव साइन है, और जिंक आयन बढ़ रहा है तो ये कम होगा, कॉपर आयन कम हो रहा है तो ई सेल फिर से कम होगा, मतलब ओवरऑल सेल का पोटेंशियल कम ही होगा। कीप्स ऑन डिक्रीजिंग के बाद नेक्स्ट पर आते हैं। एट द सेम टाइम द वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड ऑन द वोल्टामीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज ही होती जाएगी। आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक आयंस, एंड एट द सेम टाइम वोल्टामीटर गिव्स जीरो रीडिंग दे रहा है। दिस इंडिकेट द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब अब हमारी जो इक्वेशन है जिसमें हमने जिंक और कॉपर +2 लिखे हैं उसमें आ गया इक्विलिब्रियम, और ये बन गया कॉपर प्लस जिंक +2, और इक्विलिब्रियम आते ही ई सेल कर देना है ज़ीरो, या ई सेल ज़ीरो तो इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम तो ई सेल ज़ीरो, दोनों का मतलब एक ही है। और अगर हम इसको केसी लिखें तो हमें लिखना होगा जिंक आयन कंसंट्रेशन बाय द कॉपर आयन कंसंट्रेशन। थोड़ा सा 11th क्लास का पोर्शन आ गया हमारे पास। तो अब हम नर्स इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log base 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर एक तो ई सेल आपने ज़ीरो लिखना है, मतलब ये टर्म आपने कितनी लिख देनी है, ज़ीरो। तो हमारे पास अब रिलेशन आ जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 बाई n log base 10, और प्रोडक्ट है हमारे पास जिंक आयन और रिएक्टेंट है कॉपर आयन, ऐसे। और हम जानते हैं इक्विलिब्रियम है तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब नई इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू, सॉरी ई सेल ज़ीरो हो गया, ई नॉट सेल हमने थोड़ी एरर कर दी, कोई बात नहीं, समय रहते हैं हम अपनी गलतियाँ सुधार लेते हैं। 0.0591 बाई n log base 10 के c, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। या फिर हम इसको नए पेज पर और लिखकर बताते हैं आपको। अगर हमारा ई सेल ज़ीरो हो गया है इक्विलिब्रियम पर, तो हम अपनी बेसिक नर्स इक्वेशन लिखें तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT ओवर NF LN प्रोडक्ट बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका इस्तेमाल करते हुए इस टर्म को आपने क्या कर देना है, ज़ीरो। तो हमारे पास हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू RT ओवर NF LN प्रोडक्ट बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और अब इसको भी रिप्लेस कर देते हैं हम KC से, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू RT ओवर NF LN
के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये परफेक्ट रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करेंगे। अब उसके बाद उसकी वैल्यू रख सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर डेनियल सेल हमने लिया है, जैसे कॉपर +2 प्लस जिंक गिव्स यू द जिंक +2 प्लस कॉपर, तो इसका हम ई नॉट सेल तो सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं, विच इज़ 1.1 वोल्ट लॉन्ग एगो, वंस देयर वाज एन ई नॉट सेल। ठीक है, हाँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार नहीं हमने बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी आप पढ़ने में इतना मशगूल हो जाओ कि एलएसएस भूल जाओ। हम लोगों की ऐप भी आने वाली है, ध्यान रखिएगा, कुछ ही दिन में ऐप लॉन्च हो जाएगी। ऐसे ही नहीं हम शुरू किया, जब शुरू करते हैं हम तो केमिस्ट्री वाले सर लास्ट तक जाएंगे, देखना सबसे आगे हम ही होंगे आप लोगों की हेल्प से। ठीक है, आप लोग हमें ऐसे ही एलएसएस करते रहिए और हम आपको अभी तो यहीं पर ही, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, इफ्तिदा इश्क होता है क्या। तो देखते चलिए। हाँ जी, तो अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ जाते हैं। इक्विलिब्रियम पर ये सब वैल्यूज़ हम बता चुके हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1, यहाँ तक हम आ चुके थे, तो बस इसके आगे इसको सॉल्व किया गया है। तो हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.1 विच इज़ इक्वल्स टू RT/N FLN KC। तो ये वैल्यू हो गई 1.1, RT/NF की वैल्यू रखें तो 0.0591 बाई डेनियल सेल के लिए n की वैल्यू 2 और log बेस 10 KC हो जाएगा, या ये हो जाएगा 2.2 बाई 0.0591 इज इक्वल्स टू log 10 बेस KC, राइट। और log बेस 10 KC विल कम आउट 37.288। चीटिंग कर ली हमने यहाँ से, कोई बात नहीं, इतना फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, और जब हम KC लिखेंगे तो KC 10 की पावर में चला जाएगा ये, वैसे तो हम इसको 10 की पावर 37.288 ऐसे एंटीलॉग लेकर के लिख सकते हैं, राइट। या ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 37 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इससे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन मिल जाता है, राइट। अब एक सवाल हम करें, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब भी सवाल हो, एक सवाल हम करें। आहो, गाना गा दिया देखो आज। अरे देखते जाइए बस, अब आप आज बहुत मूड में है, मन कर रहा है रात के 2 बज रहे हैं पढ़ाते ही चले जाएं। पढ़ने यार, नींद भी ज़रूरी है, आप लोगों का ख्याल भी है तो अपना ख्याल भी तो रखना पड़ेगा बच्चों। चलिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ई नॉट सेल दिया है आपको, अब कह दिया आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो भैया हमें मानना पड़ेगा कि सेल का पोटेंशियल 0 होगा, मतलब सेल इज एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम से पहले बाद में थोड़ी निकालेंगे। तो बस हमारे पास रिलेशन है सीधा सीधा। क्या रिलेशन है? ये हमारे पास n की वैल्यू है, सब वैल्यूज़ गिवन है, तो ई नॉट सेल भी है, तो रिलेशन लिखते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 बाई 2 किस लिए? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है भाई, देखो अब तक तो समझ गए होंगे आप लोग। log बेस 10 KC, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.46 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 0.0591 इज इक्वल्स टू log 10 बेस KC। और log 10 बेस KC को हम लिखें, अभी सॉल्व करके लेकर आए यहाँ वैल्यू, तो हमारे पास आती है 15.6। तो KC की वैल्यू हो जाती है 10 रेज़ टू द पावर 15.6 या फिर 3.92 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15। ये थोड़ी मेहनत आपको अलग से सेपरेटली करनी पड़ेगी, लॉग देखना, एंटी लॉग देखना।
क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी की, वर्क की बात करने वाले। जब सेल काम कर रहा है या हम काम कर रहे हैं, सेल काम कर रहा है, तो गिब्स एनर्जी क्या होगी या क्या होती है, ये रही वो वैल्यूज। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क निकालते हैं, जो हम किस में कर चुके हैं, फिजिक्स में भी कर लेते हैं, केमिस्ट्री में भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो हम कितना पोटेंशियल लेना है, सेल का पोटेंशियल यानी ई सेल लेना है। चार्ज कितना है, चार्ज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द फैराडे, ये पूरा का पूरा चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया हमारे पास NFE, ई सेल, ये इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। और जब हम गिब्स एनर्जी की बात करते हैं, डेल्टा जी की बात करते हैं, गिब्स एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गिब्स एनर्जी की बात करते हैं। तो गिब्स एनर्जी क्या है, ये बताता है यूज़फुल वर्क। और इस डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाए, डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती जाए, उतना ज़्यादा यूज़फुल वर्क मिलता है इन द +1 इन थर्मोकेमिस्ट्री। हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बस यहाँ से उठा के यहाँ वैल्यू पटक दो, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, -NFE सेल, इतना हो जाएगा भाई। और एक पॉइंट -NFE सेल, और ये वैल्यू नेगेटिव में जितनी बढ़ती चली जाए, जैसा हमने अभी बोला भी आपको, डेल्टा जी क्या है, यूजफुल वर्क, तो डिक्रीज इन हुज वैल्यू, मतलब गिब्स एनर्जी की, इज द मेजरमेंट टू डू यूजफुल वर्क। मतलब ये वैल्यू जितनी डिक्रीज होती जाए, जितनी ज़्यादा नेगेटिव आती चली जाए, डेल्टा जी उतना ज़्यादा होता जाएगा, सेल से हमें उतना काम मिलता चला जाएगा, मैक्सिमम वर्क मिलता जाएगा। अब NCERT क्या कहती है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, ये लिख दिया हमने। If you want to obtain the maximum work from the galvanic cell, then charge has to be passed reversibly, मतलब reversible work maximum work होता है। Reversible work done by the galvanic cell is equal to decrease in its Gibbs energy. Electrical work is equal to decrease in Gibbs energy, ये रहा, देखो ये रहा वो वैल्यू। If the EMF of the cell is E and NF is the amount of charge, ये लिखा देखो हमने amount of charge passed, and delta G not of reaction from, ये आ गया रिलेशन। हमने थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करके इसको यहाँ पर लिख दिया। अब एक बात और इम्पॉर्टेंटली समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास सेल का पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF होता है, ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच इज़ नीदर एडिटिव नॉट सब्ट्रैक्टिव। लेकिन डेल्टा जी जो होता है वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट पर डिपेंडेंट होता है, एडिटिव भी है और सब्ट्रैक्टिव भी है। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि हमारे पास लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम मेटल में बदल रहा है, सॉलिड, और इसका E0 RP रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.05 वोल्ट है, और फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लिथियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू द 2 टाइम्स ऑफ लिथियम सॉलिड। तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में नहीं होगा, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये सब बातें हम +1 में सिखा चुके हैं आपको, +1 में, ठीक। लेकिन अगर मैं डेल्टा जी निकालना चाहूँ, डेल्टा जी, तो वो होगा -NFE सेल, ऐसे। तो फर्स्ट केस के लिए n की वैल्यू प्लेस होगी 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1।
लेकिन अगर मैं डेल्टा जी सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर -2 लिखना होगा F इंटू ई सेल। ई सेल सेम, ई सेल सेम है, फैराडेज कांस्टेंट सेम है, लेकिन n की वैल्यू बदलती रहेगी। और ये अमाउंट डिपेंडेंट हो गई, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हो गई एक्सटेंसिव, जिसकी कहानी बहुत पुरानी एनसीईआरटी ने सुना दी। रिदम नहीं बना, कोई बात नहीं, रिदम बनाने थोड़ी आए हैं, पढ़ाने आए हैं। It may be remembered that E cell is an intensive parameter but delta G has extensive thermodynamic property and the value depend on the n। तो डेल्टा G की वैल्यू n पर डिपेंडेंट है, और यहीं इन्होंने उसी बात को वापस लिख दिया है। हम फिर से लिखकर बता देते हैं कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से अगर हमने कॉपर प्लस जिंक प्लस 2 बनाया तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है 2, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम लिखें तो -2 इंटू एफ इंटू ई सेल, EMF सेल लिखेंगे। और अगर हम इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 टाइम्स ऑफ जिंक प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉपर प्लस 2 गिव्स यू द कॉपर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जिंक प्लस 2। तो अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया है 4 का, जिंक से जिंक प्लस 2 बना है, लेकिन यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब अगर हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन के लिए डेल्टा जी निकालें तो n की वैल्यू लिखेंगे 4 इंटू एफ इंटू ई सेल। तो देख सकते हैं फिर से गिब्स एनर्जी की वैल्यू बदलती चली जाएगी जैसे जैसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज करते चले जाते हैं। ये रहा। अब ये डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल की बात पर फोकस करने लगे। ठीक है, क्या फोकस करते हैं अब इसको हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास होती है इक्वेशन ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाय द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। राइट, हम बहुत पहले से आपको बताते चले आ रहे हैं जो ई नॉट होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है जब कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। तो अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को यूनिटी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी करें तो ln 1/1 यानी 1 की वैल्यू 0, इसका मतलब प्रोडक्ट इज 0। तो हमारे पास ई सेल बन जाएगा किसके बराबर, ई नॉट सेल के बराबर। मतलब अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन पर है या यूनिटी है तो उस कंडीशन में हमारा डेल्टा जी नॉट बन जाता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ऐसे फॉर्मूला वही रहता है। अब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हो जाएगा और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी देन ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल। वी हैव दिस रिलेशन, राइट। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम को फिर से लाने का मौका आ गया। क्या करना है, देखो इक्विलिब्रियम है तो ई सेल 0 कर दिया था हमने, याद होगा। तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू आर टी ओवर एन एफ एल एन के सी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब आप बहुत चालाक हैं तो इस इक्वेशन को ई नॉट सेल की टर्म में लिख दो जरा। ई नॉट सेल कितना हो गया हमारे पास, ई नॉट सेल हो गया डेल्टा जी नॉट बाई एन एफ माइनस साइन के साथ। अब ये वैल्यू आप प्लेस कर दो यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस बाई एन एफ इज इक्वल टू आर टी ओवर एन एफ एल एन के सी। ठीक है जी। अब ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, एन एफ से एन एफ काटना पड़ेगा। अब रिलेशन हो जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस उधर ले जाओ माइनस आर टी एल एन के सी। ई देखो, ई रहा बचुआ, बूझ ले। अब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। ये रिलेशन बन गया।
तो अब रिलेशन बन ही गया है तो न्यूमेरिकल काहे नहीं करेंगे हम। तो अब एक न्यूमेरिकल तो बनता है भाई, नींद भी बहुत जोरों का आ रहा है। The standard electrode potential for the Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. तो इसमें तो हमें अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कराने को नहीं कहा गया। क्या गिवन है हमें? सेल गिवन है। सेल है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स यू द जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, जिसका मतलब है कि n की वैल्यू 2 हो गई। और क्या गिवन है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल दिया है, ये लिखा है 1.1 वोल्ट। और फाइंड क्या करना है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो ये रहा पुराना रिलेशन, बस वैल्यू प्लेस करनी है। तो अब हम क्या करते हैं? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2 इंटू, अब हम यहाँ वैसे तो 96500 लिखते हैं, या प्रॉपर वैल्यू लिखे तो 96487 इंटू ई नॉट सेल 1.1। लीजिए जी, बन गया हमारा काम। और मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो वैल्यू बनती है 21227 जूल पर मोल के लिए। किलो जूल में भी लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ, माइनस 3 पॉइंट इधर ले आते हैं तो 21.227 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, या फिर लिख सकते हैं -21.227 किलो जूल पर मोल। मुश्किल नहीं है, पढ़ते रहिए, एलएसएस करते रहिए और धुएं उठा दीजिए, गदर मचा दीजिए। राइट? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अब हम करेंगे इसके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। राइट।